नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा प्रकाश है। दोस्तों, सी-टेट फरवरी 2026 का सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे बाल विकास सीडीपी के 30 प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास सीडीपी में कौन सा प्रश्न जो है किस प्रकार से इस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अभिकथन दिया गया है कि खराब लेखन क्षमता वाले को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण यह कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हुए हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। मैंने बताया ना, स्टेटमेंट कथन वाले 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और पढ़ लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट राइट इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया है ए और ए सही है आर के लिए, ए और आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही तथा ए आर की व्याख्या करता है, यह फोर्थ ऑप्शन होगा। अब सभी लोग आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा। आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग अनुमान लगाइए कि कौन सा सही होगा, या आपने कौन सा सही लगा के आए। अगर आपने पेपर दिया है तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आपने किया है, ये भी आप लोगों को हमें आंसर बता देना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन कि ए आर दोनों सही हैं, ए की आर की व्याख्या की रही, क्योंकि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। देखिए, जो लेखन क्षमता खराब होगी तो वह अक्षमता में विकसित चित्रित करते हैं उसको। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ए टू जेड सही दिया गया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछे गए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों में अवसर प्रदान करना। देखिए, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव होता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुभव को शामिल करना, अनुभव शामिल करना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान संस्कृति को व्यक्त करने को प्रोत्साहन करना। तो आप सभी लोग देखेंगे, अवसर देना, अनुभव को और प्रोत्साहन, ये तीनों पॉजिटिव है। तो पहला क्या हो जाएगा, यह तरीका नहीं होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इनके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा होगा। देखिए, अधिगम के कारण जो अधिगम अक्षमता जो होती है, इनके कारण जो चुनौतियां होती हैं, उनमें कौन सा मेल खाता है। देखिए, अधिगम में आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD होता है, जिसे हम अवधान न्यूनता सक्रियता विकार बोलते हैं। तो पठन वैकल्पिक संख्या और अंकगणितीय संख्याओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। गति समन्वय वैकल्प ठीक से देख सुन बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करेगा। गुणज वैकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंग कौशल को प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करेगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट है कोई भी व्यक्ति होगा अधिगम अक्षमता का कारण होने की चुनौती का अगर बात करें, चुनौती दे रहा हो तो वह कि लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशी कौशल वर्तनी को प्रभावित करता है। जहाँ चुनौती की बात आती है तो चुनौती वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न इतने कठिन नहीं पूछे गए जितना लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, क्लास में बता रहे थे। बिल्कुल A to Z वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमने क्लास में आपको बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आने वाली हैं, आप लोगों को ध्यान देना। इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशी कौशल वर्तनी को प्रभावित करता है। लेखन वैकल्प। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, शालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। ऐसे विद्यार्थी बालक बालिकाएं जो शालीनता से जूझ रहे होते हैं, उनको परिचित पूर्ण में दिनचर्या को पालन करने में परेशानी होती है, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में,
अजनबियों के साथ संवाद करने में, बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करने में होती है। देखिए स्वालीनता जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं, इसमें विवरणों के प्रति सजगता या सूक्ष्म जानकारी पर ध्यान देने में आसानी और महारत होती है। तो यहाँ पे परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का जो पालन की बात कर रहे हैं, अक्सर ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आता भी है, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, और अक्सर ये भी स्वलीनता के बारे में भी हो जाता। स्वलीनता मतलब होता विवरणों के प्रति सजगता दिखाना, लेकिन विद्यार्थियों में आसानी पूछा जा रहा है जो स्वलीनता से जूझ रहे होते हैं, उसलिए परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या उनको परिचित कराएं। जो पहले चीज़ें पूर्वानुमान मतलब जो पहले बच्चा पढ़ चुका हो उससे उसको ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, ऐसी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। और प्रतिभाशाली एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो सामर्थ्य के साथ पैदा होना यही नेगेटिव हो जाता है कि पॉजिटिव हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा क्या सही नहीं है। दूसरा क्या, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, उसकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। तो डायरेक्ट बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा है। भाई जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो भाई जिज्ञासा तो होगी तभी वो प्रतिभाशाली है, कल्पना शक्ति भी अधिक होगी तभी प्रतिभाशाली है वो। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछ लिया गया था, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही सरल इजीली प्रश्न पूछा गया था, इतना कठिन नहीं पूछा गया। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण। जब बालक बालिका स्वयं की त्रुटियों का विश्लेषण करें तो अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, विद्यार्थियों की समझ और अधिगम में फैसला पैदा करती है, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल को बाधा डालती है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि, अगर आप स्वयं की गलती का त्रुटि निकालेंगे और उसका समाधान करेंगे तो कहीं ना कहीं स्मृति में आपके छप जाती है कि मैंने गलती किया, मैंने इसको सुधारा, या कोई भी गलती को आप सुधारते हैं। इसे हम क्या कहें, आत्म खोज का समर्पित हो जाना। विद्यार्थी जीवन का पहला चरण ही होता है सीखने के विकास करना और आत्म खोज के लिए समर्पित होना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, घोषणात्मक ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान, ज्ञान 3 श्रेणियों में होता है। एक होता घोषणात्मक अर्थात क्या जानना, दूसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान कैसे जानना, और तीसरा होता रणनीति ज्ञान कब और कैसे जानना। तो प्रक्रियात्मक और आमतौर पर कार्यविधि जो घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक यानी क्या जानना और कैसे जानना, ये क्या होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होती है। लेकिन प्रक्रिया ज्ञान किसी चीज़, देखिए किसी शब्द दे दिया गया, घोषणात्मक इस बात पर जोर देता कि कोई चीज़ दे दिया गया। घोषणात्मक विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होती है। घोषणात्मक ज्ञान विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो प्रक्रियात्मक जो ज्ञान होता है आमतौर कार्यविधि के लिए उन्मुख किया जाता है। अक्सर देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों में क्या है, जब मैं देखा भी हूँ ऐसे जो प्रश्न होते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों में, ठीक है। उसका रीज़न है, कोई भी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, उसका राइट आंसर आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर दिया गया, पूछा गया था कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में कितना समय लगता है और वे कितने अवधि के लिए स्मृति में बने लगते हैं। देखिए आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञाता लोग हैं। जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना स्कीमा में संशोधन संयोजन के लिए दिया गया था। तो जिन विषय वस्तुओं में मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना का विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मौजूदा जो संज्ञानात्मक विकास के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता जिसमें होती है।
तो विस्तार और संशोधन होगा तो कहीं ना कहीं लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति होते हैं। लॉन्ग बताया जा रहा है। अब इसमें आप लोगों को प्रतिक्रिया जरूर आई होगी, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल आपका प्रतिक्रिया जो रहेगा बिल्कुल शर्मान्य रहेगा। बिल्कुल आप लोग भी प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं A to Z, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट हो अभी भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए अभी हमने देखा पेपर में CDP में इतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया था जितना लोग आप लोग समझ लेते हैं। जहाँ बात कठिनता की आती है तो इतना कठिन नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी आइए देख लेते अगर आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, देखा होगा। अगला कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वह पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने में अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सही दी गई हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना आँख बंद करके लगाया आना है, लगा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने का अवसर प्रदान किया जाए। एक तानाशाह गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा किसी हस्तक्षेप के बिना किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। 3 नेगेटिव दिए गए, लेकिन पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के लिए अवसर प्रदान किया जाए। अवसर शब्द जो दे देता है हमारा पॉजिटिव देता है। ये पहले राजस्थान 3rd ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था, अब आपके CTET में पूछ लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने का समय जो है कम प्रभावी होता है? ये समय प्रभावी ही नहीं होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सी रणनीति जो बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने के लिए समय प्रभावी नहीं होती है। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, ये तो प्रभावी होगा। विद्यार्थियों से परिभाषा ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, जी जो याद करना ज्यों का त्यों, कहीं ना कहीं वैचारिक समझ विकसित इससे नहीं होगा। विभिन्न संदर्भों में उदाहरण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, इसमें होगा। अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। लेकिन हमारे कौन सा सही हो रहे हैं? पहला, थर्ड, फोर्थ ये सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन यह समय प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? देखिए कोई भी सक्रिय माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक मतलब 6 to 8 क्लास की बात हो रही है। 6 to 8 क्लास की बात कीजिए, किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर होगी? तो सामाजिक रचनावाद पर होगी, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही ना यहाँ पे। तो कोई भी डाउट हो, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, डाउट क्लियर करके चलना है, क्योंकि डाउट जो रहता है मन को भ्रमित करता है और समय नष्ट करता है। तो समय को नष्ट नहीं करना है, समय को बनाए रखना है, और वही समय है जो आपके एग्जाम में सफलता की ओर ले जाएगा। तो सामाजिक रचनावाद इज द राइट आंसर, क्योंकि यह सिद्धांत मानता है विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सक्रिय रूप से करते हैं। इसमें छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है और शिक्षक केवल एक सुविधा प्रदाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटर की भूमिका की निभाता है। जी हाँ, एक सुविधा प्रदाता के रूप में। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में TT एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। तो काफ़ी क्वेश्चन इस बार रिपीट किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया कि समानुभूत यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान को लिए भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आर तो गलत हो गया, लेकिन पहला सही दिया गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने में किस प्रकार का जो है सक्षम बना सकता है? तो छात्रों को उनकी अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जहाँ भी दिखा हो समझिए कि बेहतर तरीके से हो जाता है। पॉजिटिव हमारा रिएक्ट कर देता ऑप्शन। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखिए व्यक्तिगत रुचि कार्य में आनंद अभिप्रेत। आंतरिक मतलब व्यक्तिगत रुचि होना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इस
क्वेश्चन के आंसर से समझ में आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि इस प्रकार बहस प्रकाश डाला गया है कि क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। देखिए जेंडर रूढ़िबद्धता की बात करते हैं तो प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज कहलाता है। सभी लोग बताइएगा किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। देखिए विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन व्यावसायिक, ये यौन जो शब्द दे दिया गया हमें बता रहा है किशोरावस्था है, यानी मतलब बाल्यावस्था किशोरावस्था ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आएंगे। मैंने बताया था किशोरावस्था इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में यौन जैसी चीज़ें नहीं आती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी कथन है बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण समाज में रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की सरल प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत दे दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूल संक्रियात्मक सोच से भिन्न है। देखिए यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक सोच के मूल संक्रियात्मक सोच से भिन्न है। वस्तु स्थायित्व तो भिन्न नहीं होगी, प्रक्रियागत संरक्षण, लेकिन अमूर्त तर्क इसमें भिन्न हो जाएगा। अमूर्त तर्क को हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क भी बोलते हैं। ठीक है, यह औपचारिक 11 वर्ष प्लस होती है। यह ठोस संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। किशोर अमूर्त अवधारणा काल्पनिक स्थिति तार्किक समस्या का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण कर सकता है, जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था की सीमा से परे होता है। अंतर यह कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं ठोस के बारे में ही नहीं बल्कि अमूर्त विचार और काल्पनिक परिस्थिति के बारे में भी सोच सकता है। जैसे अगर यह होता तो क्या होगा जैसी कल्पना करना जो ठोस संक्रियात्मक बच्चे नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर किसके प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। देखिए उन्होंने अनुभव पर किया, परिपक्वता और क्रिया पर किया, लेकिन सामाजिक और संस्कृत परिवेश पर वह विफल रहे। एक संस्कृत यहाँ दे दिया गया है, यहाँ पे सामाजिक भी दे दिया जा सकता था, सामाजिक के साथ साथ सामाजिक और संस्कृति दोनों दिया जा सकता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित युग्म है। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, दंड आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन दंड आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे जी लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। देखिए जीन पियाजे जी और वाइगोस्की, तो बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बिल्कुल ये सही है। सक्रिय भागीदारिता की मानते हैं, दोनों ही मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान और समझ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी होते हैं और सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दोनों ये मानते हैं कि बच्चों को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं सीखने वाले नन्हे वैज्ञानिक सक्रिय ज्ञान निर्माता के रूप में होते हैं। तो सक्रिय निर्माता मतलब बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, ये पूछा गया है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि, देखिए लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित क्या किया कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। इसे हम सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिककरण और भाषा के माध्यम से इन्होंने बताया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो कहलाता है जेड-पी-डी जो सिद्धांत है वो किनका है, लेव वाइगोस्की का है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग आपने पढ़ा होगा। ये शब्द जहाँ भी देखना है मतलब लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया गया है। कथन है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन का संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं के तुल्य करना होना है। कारण यह कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है साथियों,
देखिए बुद्धिवाद एक जन्मजात क्षमता है। बुद्धि कोई जन्म से ही नहीं जन्मजात क्षमता, इसे पोषित नहीं किया जा, ऐसा नहीं, बुद्धि को पोषित किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण एवं विस्तारित लोक संचार उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम क्षमताओं के तुल्य करना होना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है सभी के तुल्य हो जाएंगे, दोनों गलत दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले पर, क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पे पाई जाता है। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों को उदाहरण लेती हैं, तो कोशिश करती हैं कि वे जेंडर को पहचान को सक्षम करें, जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, जेंडर रूढ़िता को तोड़ें। बिल्कुल सही बात है। कोई भी अध्यापिका जो अपने माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों को उदाहरण लें, मेल फीमेल सभी को ले रहे हैं, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं, कोशिश करने की बात कर रहे हैं। तो जेंडर से संबंधित प्रश्न आया हुआ है इस बार, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबेदार होते हैं। देखिए सभी लड़कियां मेहनती होती हैं और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान रोबेदार होते, कोई ज़रूरी नहीं होगा। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों को उत्पाद करते हैं, ये भी दोनों गलत है, दोनों निगेटिव ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखना चाहिए। देखिए बालक बालिका सीखने की प्राथमिकता में पहले देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता में देखा जाए तो विविधता का सामान्य चित्रण ही होता है। बिल्कुल विविधताएं होगी ही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विविधताएं होती होती। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, और हो सकता है आपने बेहतर इसको पेपर में दिया होगा सटीक आंसर। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। साफ तौर पे एक परिभाषा पूछी गई है, और परिभाषा मानक संदर्भित आकलन की परिभाषा है। इसको हम शार्ट में NRT बोलते हैं, नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट। इस प्रकार का आकलन में विद्यार्थी की सापेक्ष स्थिति निर्धारित की जाती है, रैंकिंग इसी से बनती है, मानक संदर्भित से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया था। पूछा गया कि कक्षा आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कक्षा आकलन के बारे में कथन पूछा गया है, कक्षा आकलन के बारे में कि आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए, यह कथन सही। कौन से कथन सही है, तो बिल्कुल कथन सही है। फिर इसके बाद देखना हमें कि आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना, बिल्कुल सही बात है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव, डर पदार्थ, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, ये भी गलत, दोनों गलत। ए और बी दोनों सही होंगे, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो वह कि एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, बिल्कुल सही बात है। ये आपका CDP बाल विकास का पूरा सॉल्व पेपर हल सही था। बाकी सभी सब्जेक्ट के आप पेपर सॉल्व होंगे, आएंगे, सभी लोग अपडेट बने रहें, बाकी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।